जो अगर देखा जाए तो बहुत ही यकीनन बहुत चौंकाने वाली है और उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, देखिए कितनी चौंकाने वाली है। 39 सीटों की ये जो है सूची है, दूसरी सूची लगातार इंतजार हो रहा था, दूसरी सूची भी जारी कर दी गई। क्या कुछ कहेंगे इस सूची के बारे में सर? देखिए, बहुत चौंकाने वाली है, बेहिचक चौंकाने वाली है, लेकिन इसके साथ ये भी बताती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार कांटे की लड़ाई को स्वीकार कर रही है। वो ये मान रही है कि मुकाबला बहुत कठिन है और कठिन मुकाबले में उन रणबांकुरों को ज़रूर आजमाया जाता है जो आमतौर पर इस तरह की जंग में तभी उतरते हैं जब वो जंग बहुत गंभीर होती है और कोई भी 1 इंच की भी कसर कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। देखिए, इसमें बीजेपी को जहां फायदा है वहीं जोखिम भी है। जोखिम ये है कि कांग्रेस के सामने बीजेपी के 80 पत्ते करीब करीब खुले हुए हैं। इन 80 पत्तों को देखकर कांग्रेस, जिसने एक भी कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं किया है, वो अपनी जमावट को अगर बहुत सोच विचार कर उतारेगी, बहुत रणनीति बनाकर उतारेगी, तो ऐसा नहीं है कि वो घाटे में रहेगी या नुकसान में रहेगी, बल्कि वो इस मुकाबले को और धारदार और बेहतरीन बना सकती है। लेकिन बीजेपी ने बहुत तरीके से ये जमावट की है। पहले तो इसमें सरप्राइज एलिमेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी ने एक प्रयोग किया है, उस राज्य में ये प्रयोग किया है जो उसकी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी पाठशाला और सबसे बड़ा उसका किला है। तो बीजेपी का ये प्रयोग हो सकता है सफल रहेगा तो ये दूसरे राज्यों में दोहराया जाएगा जहां कांटे की लड़ाई है, द्विदलीय राजनीति है, बाइपोलर पॉलिटिक्स है। तो वहां सांसदों को चुनाव मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं, अच्छा इसमें देखिए बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं। अगर बीजेपी बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती है तो ये रणनीति भी अख्तियार कर सकती है कि ये नेता, खासतौर से जो सांसद हैं, वो सांसद का ही चुनाव लड़ेंगे और वो अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे। फर्ज कीजिए कि अगर 130 से ऊपर सीटें, 140 के करीब सीटें आती हैं बीजेपी की, तो बीजेपी हो सकता है कि ये फैसला करे कि ये सारे लोग विधायक के पद से इस्तीफा देंगे, हम बाय इलेक्शन का जोखिम अब उठा सकते हैं। एक तो ये चीज हो सकती है। तो मतलब बीजेपी ने अपने पत्ते ओपन रखे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के स्पोक्स पर्सन हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, स्वागत है आपका। काफी सरप्राइज एलिमेंट के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे बढ़ रही है, आप किस तरह देखते हैं? कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान भी रही है कि कांटे का मुकाबला है, कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। सर देखिए, बिल्कुल, मैं आपने जितने एनालिसिस किया है उसमें बहुत सारे उन हिस्सों का मैं समर्थन करता हूं जो कि आपने बताए हैं। कुछ हिस्से जैसे सांसदों का टिकट और वो सब, मैं उसमें जरूर एक असहमति रखता हूँ कि वो जब समय आएगा तो उस हिसाब से निर्णय लेंगे। कोई पत्थर की लकीरें थोड़ी ना राजनीति में खींची जाती जाएगी। जी, तो आज का चुनाव, आज की हमारी परिस्थिति है और उसको लेके आप सोचिए, देखिए हम कितने जुझारूपन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तो आप मानेंगे ही मानेंगे जी, कम से कम जी। कि हम इसको लाइटली नहीं ले रहे। और ये बात सच है कि जब 20 साल बाद पुनः कोई भी दल सरकार में चुनाव में जाता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि चुनौती नहीं होती। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को वहां से कहा। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो 20 साल से जो जनरेशन आई है शरद जी, उससे क्या मालूम कांग्रेस क्या, उसके लिए तो कांग्रेस एकदम नई पार्टी हो गई ना। जैसे एक आम आदमी पार्टी आई थी, उन्होंने बोला हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, चांद ला के देंगे, ये करेंगे। लोगों ने मान लिया कि नई पार्टी को अवसर देना चाहिए। अब नहीं दिया तो अब लोगों का मन उससे उचट रहा है। तो इसी प्रकार से इस चुनाव में कांग्रेस को आप मान लीजिए कि वो नई पार्टी है। तो वो बोलते हैं हम सब 500 में सिलेंडर देंगे, 1500 देंगे, ये करेंगे, ओपीएस देंगे। तो वो उनको तो बोलना भर है। वही हमको हमारे 20 साल के गवर्नेंस और आगे के प्रोजेक्शंस के आधार पर और अपने मजबूत लोगों के आधार पर चुनाव शरद जी लड़ना है, जो बहुत डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण है। इसमें दो तो तीन और बड़े। इसीलिए हम, जी। कोई भी हमारा जो दिग्गज नेता है वो इस चुनौती से इधर उधर नहीं जा रहा। अब आप पूछ लीजिए, चलिए कमलनाथ जी कहाँ से लड़ेंगे चुनाव, जी, दिग्विजय सिंह जी कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? तो एक ये भी तो आयाम है ना, जी। वो लोग तो बैक सीट ड्राइविंग कर रहे दो हैं। तीन और वहीं पे महत्वपूर्ण हमारे चीजें हैं। सोचिए कैलाश जी, विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल डॉक्टर साहब, दो तीन और बट ये महत्वपूर्ण सब चीजें फर्क में हैं। आ गए कि नहीं आ गए? जी, दो तीन और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान और आपकी रिएक्शन की अपेक्षा रखता हूं। प्रधानमंत्री जिस दिन मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल हम में थे, जैसे वही दिन कार्यकर्ता चुना गया। सारी चलिए,
ये एक संयोग है। इस, हमने मुझे कसौटी लगता है आवाज की नहीं पहुंच रही है जो डॉक्टर हितेश पल है, वाजपेयी तक। कसौटी का जो अवसर है, जी, इस पर हमारा कोई कोशिश नेता करें बच कि हम नहीं रहा है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमें सुन पाए। चलिए, तो हम ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जिस दिन भोपाल में रहे उसी दिन सूची को चुना गया। जी। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो संदेश इसमें छिपा है कि नारायण त्रिपाठी, वो नारायण त्रिपाठी जो पृथक विंध्य की मांग को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे, उन नारायण त्रिपाठी का टिकट कटा है। पेशाब कांड को लेकर चर्चा में रहे और कहीं ना कहीं आरोपों के दायरे में आए केदार शुक्ल, जो बहुत सीनियर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, उनका टिकट कटना चौंकाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसके साथ ही सिंधिया समर्थक दो अन्य जो विधायक हैं, उनके भी समर्थकों के टिकट भी कटने की बात है। जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर हितेश वाजपेयी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी जी, एक तो प्रधानमंत्री जिस दिन आए, ये संयोग था कि उसी दिन सूची आई, हम इसको संयोग मान लेते हैं। लगता तो ऐसा है कि उनके विशेष विमान में ही कहीं रखी थी ये सूची और वो ड्रॉप करके यहां से चले गए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने एक मैसेज दिया है कि जो एक पुष्पा का डायलॉग है कि झुकेगा नहीं, झुकने का कॉलम नहीं है। नारायण त्रिपाठी पृथक विंध्य और विंध्य की अनेक सीटों को प्रभावित करने के दावे के साथ मैदान में थे, टिकट कट गया। केदार शुक्ला जी कथित पेशाब कांड को लेकर इस तरह से सामने आए जो अप्रिय विवाद था, उनका टिकट कट गया। सिंधिया समर्थक दंडौतिया और एक अन्य समर्थक का टिकट भी कट गया। इंदौर में मुख्यमंत्री 2-3 दिन पहले कहते हैं जिसको जाना हो जाए। तो ये जो बताता है बीजेपी का नजरिया कि भैया हम किसी भी कॉस्ट पर जो जाने वाले हैं उनको रोकेंगे नहीं। जी देखिए सर जी, मैं थोड़ा सा जो मेरा आकलन था वो यही था कि 25 तारीख का हमारा कार्यक्रम था जी। जैसा कि उसमें तारीखें भी लिखी हुई कि 13 तारीख की बैठक में ही काफी चीजें तय हो गई, तो उसमें उल्लेख है, पत्र में आप देखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब दिल्ली में बैठ के चल रही थी उसी दौरान बहुत सारे निर्णय हो गए थे और मेरी शायद पहले आवाज आ पाई या नहीं आ पाई मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसी बात को रखना चाहता हूँ कि मैं नहीं मानता कि ये चुनाव चुनौतीपूर्ण नहीं है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और मानता हूँ कि ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण चुनाव के समय में मेरा कोई भी सरदार पीछे नहीं है सर। और इससे बड़ी भूमिका क्या हो सकती है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी जैसे कद्दावर नेता भी एक एक विधानसभा को आकर संभालने के लिए और एक एक पुष्प, एक एक पार्टी के लिए समर्पित करने को तैयार है, क्योंकि इस उम्र में आकर चुनाव लड़ना, और दे आर ऑल टॉल पर्सनालिटीज पोलिटिकली, तो कौतूहल तो पैदा करते ही है, पर साथ ही साथ इस कैडर में उत्साह पैदा करता है। करण कोई बचना नहीं चाहता। जी जी, ललित आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन कई लोगों की धड़कनें बढ़ गई होंगी, कई लोगों के टिकट भी कट सकते हैं। आप सांसदों को उठा के विधानसभा में ला रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे विधानसभा में कई लोग ऐसे उम्मीदवार हैं जो वहां पर लड़ने की जो इच्छा रखते होंगे, उनके तो टिकट कट जाएंगे। हाँ, ये ठीक है कि जहां से सांसद की सीट खाली होगी वहां एक नए उम्मीदवार की जगह भी बनेगी। रवि जी, हम एक पार्षद को भी संसद में ले गए हैं, सुमित्रा वाल्मीकि जी, आपने देखा है, तो लगातार 2 बार पार्षद रही, 3 बार जबलपुर में, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। तो मैं तो इसको अवसरों की उपलब्धता मानता हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए अवसरों की उपलब्धता है, और एक असामान्य नेता जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो भी सामान्य कार्यकर्ता की तरह चुनाव लड़ने आते हैं, तो दोनों चीजें देखता हूँ। और इसमें चिंता की लकीरें डेफिनेटली कांग्रेस के चेहरे पे आएंगी, क्योंकि पहली ही सूची में उनके पास बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई थी, और ऊपर से 39 की ये सूची अलग है जिसने उनके खेमे में खलबली सी मचा दी है। और मुझे लगता है 5 अक्टूबर की भी तारीख उनकी वो फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये जरूर, जिसको हम राजनीति में बोलते हैं ना, सांप सूंघ जाने वाली स्थिति है। तो हमारे लिए ये एक प्रकार का खुशी और कौतूहल का विषय है, साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कौतूहल का विषय है, जिसकी ओर वो लोग रहे हैं, और वो भी रास्ते खोजेंगे कि क्या हो सकते हैं। रहा सवाल जो प्रत्याशी नहीं बन पाया, तो देखिए हमारे पास जैसे कमलनाथ जी नहीं कह रहे थे 4,000 है, तो हमारे पास भी कोई कम थोड़ी ना है।
हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि जी। हर विधानसभा में औसत 5 से 7 लोग होते हैं जो लड़ सकते हैं। इससे नकारा नहीं जा सकता भाई। 39 सर। सर डॉक्टर 39। वाजपेयी, डॉक्टर मैं ललित जी, आप हाँ। अनुमति दें तो एक सवाल जी मैं जी जी, करना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल। डॉक्टर वाजपेयी, जो सीट्स का विश्लेषण है, ये जो करीब करीब 39 पहली बार, 39 दूसरी बार, ये जो सीट्स हैं, इसमें क्या आपने कुछ विश्लेषण किया? नए चेहरे कितने हैं? और ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए जोखिम भरी थी, जहां उसकी जीत, यहां भी करीब करीब 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। पहले की 39 सीट्स भी वैसी थी। तो कितने नए चेहरे आप आजमा रहे हैं दोनों करीब करीब इन 80 सीटों की हम बात करें तो? शरद जी, आप तो युवा, आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो सीधा ही पूछ सकते हो, नए चेहरे कम है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसमें से अधिकांश वो लोग हैं, क्योंकि हम यदि आपकी दृष्टि से माने कि ये जो सीटें हैं वो तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है या हमें मेहनत से लड़ना है, तो स्वाभाविक है कि हम उस पर कुछ अनुभवी लोगों को चाहेंगे कि वो लोग लड़े। जी और जो पहले जो बूथों की रचना समझते हैं, वहाँ का सामाजिक समीकरण, चुनावी जो वहाँ के चैलेंजेस हैं उसको समझते हैं, इलाकों को समझते हैं, मोहल्लों को समझते हैं, तो चुनौती कम हो जाती है। तो ये बात आपकी सच है कि इसमें कोई पुराने चुनाव के लोग ज्यादा हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। और उसकी पराकाष्ठा ये है कि 7 सांसद, जिसमें से 3 मंत्री हैं शरद जी, और वो भी इस प्रकार के चुनाव में है, और शायद ही आपने दोनों दलों में से इस प्रकार का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कभी देखा होगा। और आपकी बात सही थी, 25 सितंबर के लिए शायद सब चीजें रोकी गई होंगी, और आज 25 सितंबर है तो देरी भी नहीं की गई शरद जी। शाम तक आते आते आपको सूचियां दे दी जी गई, तो जी दैट जी। शोज आवर कमिटमेंट टू द इलेक्शन। जी हाँ, जी हाँ ललित। जी बिल्कुल। एक एक सवाल और है, अगली ब्रेकिंग पर जाऊं इससे पहले एक सवाल और है, लेकिन वो उससे पहले मैं बता दूं कि बीजेपी की दूसरी सूची में 3 विधायकों के टिकट कटे हैं। सीधी से केदार शुक्ला को टिकट नहीं दिया गया। जी हां, रीति पाठक को पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। नरसिंहपुर से अगर बात करें तो जालन सिंह पटेल का टिकट कटा है, और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। तो वहीं मैहर से नारायण त्रिपाठी को टिकट नहीं मिला है। श्रीकांत चतुर्वेदी, जी हां, श्रीकांत चतुर्वेदी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। श्रीकांत चतुर्वेदी जो कि सिंधिया के साथ आए, आपको बता दें उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। मैहर से नारायण त्रिपाठी जो लगातार पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे, उन पर भरोसा नहीं जताया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया है। शरद जी देखिए, एक बात तो साफ है, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान भी उस दिन कह रहे थे कि जो भी पार्टी पर भरोसा नहीं करता, पार्टी के खिलाफ बोलता है, तो जो है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। वो चाहे तो पार्टी छोड़कर चले जाए, उनका कोई ज्यादा उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा या उनको आधार नहीं दिया जाएगा। आप ये समझते हैं कि साफ तौर पर एक संदेश है अन्य लोगों के लिए भी कि पार्टी विचारधारा सबसे प्रमुख है, सबसे पहले है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी एक प्रयोग भी कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश से ये स्वर बराबर थे कि यहाँ 20 साल करीब करीब सत्ता में आप अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं, और 3 पीढ़ियाँ, शिवराज सिंह चौहान जी की पीढ़ी, उसके बाद की जो पीढ़ी है वीडी शर्मा जी, कैलाश सारंग जी, और जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ हैं उनकी पीढ़ी, ये 3 पीढ़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। तीनों सक्रिय हैं, ऊर्जावान है, बहुत ताकत से आगे बढ़ रही हैं। तो एक मुश्किल यहां यह पैदा हुई कि संगठन को मजबूत कौन करेगा, कौन कुशाभाऊ ठाकरे बनेगा, कौन नींव का पत्थर बनेगा, कौन प्यारेलाल खंडेलवाल बनेगा, कौन उसकी जिम्मेदारी संभालेगा। तो इन दिग्गजों को मध्य प्रदेश में भेजकर मेरा ऐसा भी मानना है कि पार्टी ने यह प्रयोग भी किया है कि भैया ये हमारे संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है मध्य प्रदेश, यहां पर आप जो हैं अपनी ताकत बढ़ाइए और यहां पर कुशाभाऊ ठाकरे की परंपरा के पुनर्जीवन की तरफ भी बढ़िए। ललित जी बिल्कुल। अभी इस वक्त एक और जो है महत्वपूर्ण सीट की हम बात कर लेते हैं, इंदौर 1 से, जहां से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है, पार्टी के महासचिव, और उन पर एक बड़ा भरोसा एक बड़े दिग्गज और उसे उनके घर के बाहर ही हमारे सहयोगी पीयूष पारे खड़े हैं। पीयूष जी, क्या कुछ रौनक वहां पर, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक बड़ा दाव यहां पर बीजेपी ने खेला है, बड़े दिग्गज हैं, उनको तो पता नहीं, मुझे लग रहा था कि कहां शायद केंद्र में मंत्री बनाएंगे, उनको यहां विधानसभा का टिकट दिया गया। क्या कुछ विचार पार्टी के मन में था?
देखिए बिल्कुल इस वक्त बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची है नंदानगर, जिसे मध्य प्रदेश और इंदौर का एक सियासत का पावर सेंटर कहा जाता है। और अब कहीं न कहीं इस घर का जो है वो महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अब दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। और कुछ ही देर पहले वे राजधानी भोपाल से अभी नंदानगर स्थित घर पर पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी कुछ देर में करेंगे ललित, लेकिन आप पहले तस्वीरें देखिए कि ये कार्यकर्ता किस तरीके से अपने नेता के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो कैलाश जी का एक राजनीतिक करियर रहा है, अब तक का जो सियासी अब तक का उनका सफर रहा है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं की साथ में उनकी ट्यूनिंग रही है, एक सामंजस्य से वो बैठ चलते हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर हुजूम उमड़ा है। और ना सिर्फ मैं कहूँ कि विधानसभा 2 बल्कि विधानसभा 1 के भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कैलाश जी को बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में ये भीड़ उमड़ रही है अपने नेता को बधाई देने के लिए। और जाहिर सी बात है, आपने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा। पीयूष, कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि भारी हुजूम है और ये बड़ा दिलचस्प इक्वेशन भी है और मालवा में ये अक्सर देखा जाता है। और कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसे मकबूल नेता हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं, न सिर्फ इंदौर में बल्कि इंदौर के बाहर समूचे मालवा में और मध्य प्रदेश में। तो कुछ लोगों से भी बात करके उनकी रिएक्शन हम तक पहुंचाइएगा। जी, लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी इशू है। तो ललित, आप देख रहे हैं कि ये इंदौर है, इंदौर की फितरत है, आप बहुत बेहतर समझते हैं, मालवा से आप भी आते हैं। जी। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने देखा हुआ कि पार्षद पद से वो बढ़ते बढ़ते महापौर बने, महापौर के बाद विधायक, विधायक के बाद जो है अब वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में उनको एक बड़ा दायित्व दिया गया और उन्होंने बखूबी निभाया भी है मुझे लगता है। और ये हितेश जी बताएंगे कि एक क्या इनाम के तौर पर उनको यहाँ पर बुलाया गया विधानसभा के। जिस तरह डॉक्टर हितेश वाजपेयी कई बार बहुत खुलकर बात कहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी भी चौंका देते हैं। मुझे याद है, जैसा अभी आपने कहा कि वो मुख्यमंत्री की रेस में माने जाते रहे हमेशा, और बहुत से नेता माने जाते हैं मुख्यमंत्री की रेस में, लेकिन जो अपनी काबिलियत, जनता का विश्वास और पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरता है और भाग्य का भी माना जाता है कि एक बड़ा सपोर्ट होता है, वो इस पद पर। तो कैलाश जी से एक बार हमने पूछा था कि आप क्या इस रेस में खुद को शामिल मानते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा ही क्यों पूछते हैं आप, 230 जो मध्य प्रदेश के विधायक हैं, क्या वो इस रेस में अपने को शामिल नहीं मानते हैं? आखिर हम राजनीति में आए किस लिए हैं? ये कैलाश विजयवर्गीय हैं कि वो सवालों से दाएं बाएं नहीं झांकते हैं, वो सवाल की आंख में आंख डालकर जवाब देना पसंद करते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल राजनीति में वो लोग पसंद भी किए जाते हैं जो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से बात को रखते हैं। वैसे जनता एक अच्छे से मूल्यांकन कर सके, वो जो घुमा घुमा के क्या बात कर रही है। तो मैं बिल्कुल आपके ललित जी के भी, आपके भी सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब लोग बहुत स्पष्ट दे चुके हैं। ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है जी, और इस चुनाव को जीतना अभी हमारे सामने लक्ष्य है जी। और अब आप देखकर कि जिस प्रकार से 39 के फेरे में हमने कांग्रेस को लिया है जी, तो आप कह सकते हैं कि ये 39 का जो फेरा है, पहला राउंड और ये दूसरा राउंड, अब ईश्वर जाने तीसरा राउंड के क्या कल्पना हमारे नेताओं के मन में है, लेकिन ये 39 के फेरे में लेकर हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति है उसका सामना भी हम मजबूती से करें। हमने 20 साल काम किया है शरद जी, केवल काम के आधार पर हम इमोशनल नहीं, रैशनल होकर भी और एक रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यदि चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो मैं नहीं समझता कि उसमें हम कोई गलती कर रहे हैं। और हम चुनाव को सात्विकता से लेते हुए, अपने आप को विजिलेंट रखते हुए हम इस प्रकार की सूचियां और इस प्रकार की एक एक चीज पर मेहनत करके आगे आ रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा कि ये हमारे तीनों बहुत कद्दावर नेता हैं सर, इससे नकारा नहीं कर। और जब कद्दावर व्यक्ति जमीन पर उतर मान देने को सवाल है तो एक बात तो तय है शरद जी कि हमारे जैसे कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं और हमारे अंदर, कैडर के अंदर एक जो रिचार्जिंग होना चाहिए। डॉक्टर वाजपेयी, ये एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है। जिस तरह हम आईपीएल में देखते हैं कि किसी टीम को मजबूत बनाना हो तो अलग अलग कंट्री के प्लेयर, जो बहुत ताकतवर प्लेयर हैं, उनको चुना जाता है और उनको एक टीम के तौर पर खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ टीम तो आप ही की है, कोई अलग अलग कंट्री की बात नहीं, टीम बीजेपी है,
फर्क ये था कि कुछ केंद्र की राजनीति में थे, लेकिन आईपीएल की तरह आपने क्या इसीलिए चुना है कि एक ताकतवर टीम बनाकर आप कांग्रेस के मुकाबले खड़े कर सके? हमेशा ये बात उठ रही थी कि हम इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं सर। जी। इससे बड़ा मैसेज नहीं दिया जा सकता है कि यहाँ कोई दाएं बाएं नहीं है। हमने 5 यात्राएं निकाली, 5 यात्रा में पांचों नेता अलग अलग जगह चले, और अब आप मानकर चलिए कि ये नेता जमीन पर भी हैं, फिर कह रहा हूँ, और अपने अपने अंचलों में ये रसूख रखते हैं शरद जी। और भी आप चौंकाएंगे, मानकर आप आगे की सूचियों में भी चौंकाएंगे डॉक्टर वाजपेयी। सर ये 39 का फेरा नहीं, लंबा जाएगा। मैं वही सवाल पूछने वाला था। पहली सूची 39, दूसरी 39, आप भी कह रहे हैं कि 39 के फेरे में फंसाएंगे। क्या अगली सूची भी 39 की होगी? क्या कोई लकी नंबर है ये? देखिए, मैं कमलनाथ जी को भी बहुत तेज और बुद्धिमान मानता हूँ भारत की राजनीति में, ऐसा नहीं है। ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ, और तो नेचुरली वो डाल तो हमारे दिग्विजय सिंह जी ज्यादा आसान और सरल होते थे, क्योंकि उनके छवि और ऑरा चलता था जो उनको मदद करता था। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत विजिलेंट होके, देयर विल बी मोर सरप्राइजिंग एलिमेंट्स एज फार एज हमारी चुनावी रणनीति का जहां तक सवाल है। आपको बिल्कुल ऐसे और भी कौतूहल के फल मिल सकते हैं, और इसी प्रकार हम सब मिलकर 60 दिन इस यात्रा में साथ में रहेंगे, जिसमें मुद्दे भी होंगे, रणनीति भी होगी, और 39 का फेरा भी होगा। चलिए, हम कुछ और नामों की भी एक फेरा चर्चा ये भी हो सकता है ललित की अगली सूची में डॉक्टर वाजपेयी का भी नाम हो। अरे सर, बिल्कुल। शुभकामनाएं डॉक्टर वाजपेयी आपको। जी जी, अगली सूची, हाँ जी बताएं। तो हम तो बहुत खुश हैं कि ये बोझ हमारे कंधों पर नहीं है। चलिए, अगली सूची की हम बात कर लेते हैं दूसरी लिस्ट की। दूसरी लिस्ट में 7 पूर्व विधायकों को टिकट दिए गए हैं। जी हाँ, श्योपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक के दुर्गालाल विजय, जिनको टिकट दिया गया फिर से। मुरैना से रघुराज कंसाना को एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल पर भी भरोसा जताया गया है। डबरा से देखिए इमरती देवी को फिर से टिकट दिया गया है। जो है कहा जाता है सिंधिया खेमे से, तो इमरती देवी को टिकट दिया गया। करेरा से रमेश खटीक को टिकट दिया गया। कोतमा से दिलीप जायसवाल को टिकट दिया गया है। सिंहावल से विश्वामित्र पाठक को टिकट दिया गया है। जुन्नारदेव की अगर बात करें, नत्थन शाह को टिकट दिया गया है। खिलचीपुर से हजारीलाल डांगी को टिकट दिया गया है। थानला की बात करें, कल सिंह भाबर को टिकट दिया गया है। देपालपुर से मनोज पटेल, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, उन पर फिर से भरोसा मनोज पटेल पर भी जताया गया है। सेलाना से संगीता चरेल को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की जो ये दूसरी लिस्ट है, ये चौंकाने वाली तो है ही। और शरद जी, 7 विधायकों को रिपीट किया गया, उन पर भरोसा भी जताया गया। बिल्कुल, देखिए इक्वेशंस में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, कोई भी कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी है। पूर्व विधायक हों, जिनके टिकट काटने हों, जिनके टिकट काटे गए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा हम सब कर रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश और मुझे लगता है राष्ट्रीय परिदृश्य में है, और मैं फिर कहूँगा कि इसके पीछे सिर्फ एक फौरी सोच नहीं है कि हमें चुनाव जीतना है। इसके पीछे कुछ गंभीर संदेश भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये गंभीर संदेशों में, जैसा डॉक्टर वाजपेयी कह रहे थे कि वरिष्ठ हैं आप, तो वरिष्ठ होने के नाते दायित्व संभालिए, पार्टी के लिए वो काम करके दिखाइए जो पार्टी का सर ऊंचा करे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। आज जैसा डॉक्टर वाजपेयी अभी कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा दायित्व है, और हम इस दायित्व को विनम्रता से कह रहे थे कि उस दायित्व के लिए अभी हमारे कंधे और मजबूत अभी होने चाहिए, कुछ इस तरह का संकेत वो कर रहे थे। लेकिन इन सभी वरिष्ठ नेताओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी डाली गई। देखिए, विधानसभा का चुनाव लोकसभा की तुलना में अधिक जोखिम भरा होता है, और उस स्थिति में जब आपके पत्ते 60-65 दिन पहले खोल दिए गए हैं, तो दूसरी पार्टी के पास इक्वली ये ऑप्शन है कि वो आपकी घेराबंदी, अगर आपके पास कहीं कुछ आपके क्षेत्र में असंतुष्टों की जमावट है, घेराबंदी है, तो ये आप ये मत समझिए कि ये चुनाव इन नेताओं के लिए केक वॉक है। ये बड़ी आसानी से उतरेंगे मैदान में और निकल जाएंगे। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित चुनाव होता है, और ये नेता उन स्थानीय मुद्दों से अब सिर्फ 60-65 दिन के लिए जुड़ेंगे, और इसी बीच में उन्हें चुनाव जीत के आगे बढ़ना है। तो ये बीजेपी ने गंभीर संदेशों के साथ उतारा है कि आपको केंद्र की राजनीति में लाया, आपने बढ़िया काम किया, अब फिर मध्य प्रदेश जाइए, वहां आपकी जरूरत है, चुनाव जिताइए, और उसके बाद हम आपकी आगे की भूमिकाओं को देखेंगे और उनको तय करेंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक छोटा क्विक रिएक्शन आपका। जी बिल्कुल, जैसा जैसे छोटा चुनाव होता जाता है, वैसे वैसे कठिन होता जाता है, ऐसा कहा जाता है चुनाव।
तो ये बात बिल्कुल शरद जी की सही है। तो सांसदों के लिए विधायक लड़ना कठिन होता है। नंबर दो, देखिए जिस प्रकार रवि जी आप व्याख्या कर रहे थे कि ये पूर्व विधायक है, इसके साथ साथ आपको इसमें से अधिकांश ऐसे मिलेंगे जो पूर्व में विधानसभा लड़ चुके हैं। मैं जी बार बार उसको इंगित कर रहा हूँ। जो पहली सूची में भी ध्यान रखा गया कि जी वो विधायक रहे हों या ना रहे हों, लेकिन उन्होंने मजबूती से पहले कभी चुनाव लड़ा है और कम मार्जिन से वो चुनाव हारे हैं। जी। तो हमने उसको भी इस सूची में आते हुए देखा है। हम्म और कैलाश जी, तोमर जी, प्रहलाद जी को छोड़कर इनमें से अधिकांश तो मेहनत रहे ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि विधानसभा परेड का अनुभव भी एक बड़ी मात्रा में इसमें कंसीडर हुआ होगा। और जिसको हम देख रहे हैं, तो हर प्रकार से सूची में जो चयन हुआ है उसमें कई संकेत हैं, संदेश हैं। और मैं इसको बहुत ठोस मानता हूँ इस सूची को। जी और जिस प्रकार हम हर सूची का मूल्यांकन करते हैं, तो मुझे लगता है इस सूची के आपको 10 में से 10 नंबर तो हमें देने होंगे। हार जीत तो हम बाद में देखेंगे। जी बिल्कुल हितेश जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। इस वक्त हम सुना दें टिकट मिलने पर क्या बोले हैं श्योपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, वहीं मुरैना से रघुराज कंसाना जी का क्या बयान आया और सेलाना से संगीता चारेल क्या कह रही हैं, ये सभी सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 75 साल से वहाँ पर कांग्रेस के विधायक वहाँ पर रहे, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2013 से 2018 तक रही, तो 2000 करोड़ रुपए के वहाँ पर काम करवाए। विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मुद्दे तो विकास के बहुत थे, साथ ही अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने लाडली बहना जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर उस बात को समझने वाली महिलाएं बहुत है, और उन लोगों को लागू भी हुआ है और पैसा मिल भी चुका है। पैसा एक्ट भी वहाँ पर चूँकि लागू हो चुका है, उसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदिवासी कार्यकर्ता हमारे उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन निरंतर 5 वर्षों तक काम करने वाला संगठन है, और टिकट किसी व्यक्ति को देना ये तो एक प्रक्रिया है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है और संगठन की ही जीत होती है। तो इसमें पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सब लोगों को साथ लेकर और श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनकी भावनाओं के अनुरूप शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर ये जिम्मेदारी दी है चुनाव लड़ने की, और निश्चित रूप से उनकी भावनाओं पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुरैना विधानसभा यानी संपूर्ण जिले में हम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व 6 की 6 सीटें जीतेंगे। और खास बात है कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है उसमें सिंधिया के साथ आए हुए 2 नेताओं को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। दिमनी से गिरिराज दंडोतिया को टिकट नहीं दिया गया है। दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे। करेरा से जसवंत जाटव को भी टिकट नहीं मिला है। रमेश खटिक करेरा से किस्मत आजमाएंगे। दूसरी लिस्ट में साथ आए 3 नेताओं को टिकट भी मिला है, वो भी आपको बता दें। डबरा से इमरती देवी को एक बार फिर से टिकट मिला है। मुरैना से रघुराज कंसाना पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया। भीतरवार की अगर बात करें तो मोहन सिंह राठौर को टिकट मिला है। तो शरद जी देखिए, सिंधिया के साथ आए मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा। ये बीजेपी ने साफ कर दिया, जिस तरह के कुछ लोगों के टिकट काटे गए और कुछ को बरकरार रखा गया है। देखिए ये बीजेपी है साहब, और यही वो बीजेपी है जिसने दिल्ली के सिविक पोल इलेक्शन में, नगरीय निकाय चुनाव में सारे पार्षदों को गायब कर दिया था। और इस तरह के प्रयोग आगे भी, मुझे जहाँ तक याद है, शायद किसी और सिविक बॉडी इलेक्शन में भी ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी उस पर रोशनी डालेंगे। जी मैं समझ गया। जी हाँ, जी हाँ। और इसी तरह बीजेपी के आप फैसलों की बात करें तो उसने हिमाचल प्रदेश में चेहरा नहीं घोषित किया। तो ये पार्टी देखिए ये मान रही है कि पार्टी सबसे, जो बात बीजेपी में कही जाती है कि पार्टी सब सारे निहित हितों से ऊपर पार्टी है और पार्टी से भी ऊपर देश है, जो उनका स्लोगन है बीजेपी का, तो उसको ये चरितार्थ करने की तरफ बढ़ रही है। मैं फिर कहूँगा कि एक बीजेपी कहीं ना कहीं ये भी देख रही है कि आपको उन राज्यों में जहाँ, क्योंकि देखिए आप इस समय रीजनल लीडरशिप की क्राइसिस मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी आप कह सकते हैं नहीं है,
लेकिन देश के उन राज्यों में जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं तो योगी आदित्यनाथ जी के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि ये 4 नेता हैं, इनमें से किसको आप अगला, उत्तर प्रदेश में योगी जी की अभी लंबी उम्र उनके साथ है, लेकिन फिर भी आपको 15 साल 20 साल बाद का एक नेता देखना पड़ेगा। फिर इसी तरह आप उत्तराखंड की तरफ जाइए, आप झारखंड की तरफ जाइए, हरियाणा में खट्टर साहब मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक जीवन का, ये मुख्यमंत्री का उनका संभवतः उनका आखिरी कार्यकाल है। इसी तरह आप आगे बढ़िए तो हिमाचल प्रदेश में कौन है, फिर आप कर्नाटक की तरफ आइए। इसी वजह से बीजेपी की चुनौती ये बनी कि आपको दूसरी पार्टियों से विलय नीति के तहत समझौते करके नेता लेने पड़े। तो बीजेपी हो सकता है कि अब अपने वरिष्ठ नेताओं को जो केंद्र की राजनीति में है उनको धीरे धीरे डिप्लॉय करे राज्यों की राजनीति में, जिससे वहां अगर एक कोई वैक्यूम सा बना है तो वो वैक्यूम संगठन में भी खत्म हो और सत्ता में जब वो आती है या सत्ता में है तो वहां भी उसके पास विकल्प उपलब्ध हो। हितेश वाजपेयी की एक टिप्पणी अपेक्षित है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक कार्यकर्ता को नेता के रूप में डेवलप करने की संभावनाएं भी इसी में से निकलती हैं शायद जी। और इसीलिए हम जो बात परिवारवाद की करते हैं उसका कारण ये कि भाई योग्यता एक मुझे लगता है पैमाना बने, चाहे वो जीतने की योग्यता हो, लीडरशिप की योग्यता हो या काबिलियत हो अपनी निजी रूप से, मुझे लगता है उसको प्रिवेंट करने देना चाहिए और वो अवसर भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराती है, जिसका उदाहरण आपने भी दी है। जी जो कार्यकर्ता हैं जो बड़ी उम्मीद के साथ में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और बिल्कुल कैलाश जी ने ठीक कहा, कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि भी बनना चाहता है, जनप्रतिनिधि बनने के बाद हिस्सा भी होना चाहता है और कुछ करना चाहता है कि मैं एक दिन एक टेबल से यदि मेरा एक फैसला होता है तो वो हजारों ओपीडी के बराबर होता है सर, क्योंकि वो करोड़ों लोगों का भला कर सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने का भारतीय जनता पार्टी एक रास्ता बने, ऐसा कार्यकर्ता के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे हम, तो स्वाभाविक है कि हमें और कांग्रेस में हमें लगता है कि हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ललित जी, इसमें एक फायदा और बीजेपी को जो मुझे नजर आता है, फायदों की ही बात अभी हम यहाँ कर रहे हैं, चुनौतियां भी हैं, बेहिचक हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी की आप बात करें, एक बहुत बड़ी तगड़ी उनकी एक फैन फॉलोइंग है मालवा में खास तौर जी पर। बिल्कुल। अब वो सारे लोग अपने नेता के लिए, जैसे आज आप उनके घर के बाहर उमड़ी भीड़ देख रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी की अपनी फॉलोइंग है, महाकौशल में भी, बालाघाट से भी वो सांसद रहे हैं, छिंदवाड़ा से भी मेरे ख्याल से चुनाव लड़ चुके हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी छिंदवाड़ा से लड़े हैं जी, प्रहलाद पटेल जी, वहां भी कार्यकर्ताओं का एक समूह उनके साथ है। नरसिंहपुर और उसके आसपास की पट्टी में प्रचुर मात्रा में कार्यकर्ता उनके साथ हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़े किरदार हैं, पूरे प्रदेश के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जिस तरह से चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी पिछले चुनाव में संभाली है, एक बड़ी फॉलोइंग है उनकी। इसी तरह फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर लीजिए, गणेश सिंह सतना और उसके आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा किरदार है, रीति पाठक की आप बात कर लीजिए। तो इस तरह से बीजेपी ने एक प्रयोग करके ये भी देखने की कोशिश की है कि वो कार्यकर्ता जो अपने नेताओं के केंद्र में जाने से, राजनीति में जाने से कहीं सुप्त प्राय बैठे थे, उनको भी उन्होंने हनुमान जी के अनुचरों की तरह जगा दिया है कि आप लड़ो भैया, अपने नेता के साथ खड़े हो और आसपास की भी 2 4 5 सीटों पे प्रभाव डालो। जी मतलब जो मास लीडर है उनको तो टिकट दिया ही दिया, जैसे कि हमेशा हर पार्टी करती है, लेकिन साथ ही साथ जो रणनीतिक रूप से बहुत माहिर थे, जैसे कि आप कैलाश जी का जिक्र कर रहे थे, तो वो जितना रणनीति रूप से माहिर है, अगर वो चैलेंज ले लेते हैं, उन्होंने कहा कि इंदौर आकाश विजयवर्गीय को जिताना है, उन्होंने जिता के ही दम लिया। राव में जाकर अगर उन्होंने ये चैलेंज लिया कि वहां जीतना है बीजेपी को, जिता के ही दम लिया और पश्चिम बंगाल वो चले गए। तो इस तरह से रणनीतिक रूप से जो भी माहिर है, आपने बहुत अच्छी बात कही ललित, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कैलाश जी उस कैलिबर के भी नेता है। जैसा गोपाल भार्गव जी ने करीब 2 चुनाव पहले घोषणा कर दी थी कि मैं अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाऊंगा, कैलाश जी हो सकता है ये कह दें कि मैं इंदौर 1 में प्रचार नहीं करूंगा, मैं इंदौर 2 में जाऊंगा, मैं महू में जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, यहां तो कार्यकर्ता मुझे जिताने के लिए तैयार है या कार्यकर्ता पर मुझे पूरा भरोसा है। तो ये भी एक ताकत है, देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय क्यों, क्योंकि आप अपनी जगह इंदौर 1 से उनकी संभावनाओं को लेकर संदेह करने वाले लोग बहुत कम होंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपकी टिप्पणी।
हाँ, मैं बस ये शरद जी आपसे बात करते करते मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का भी एक लाइन का जिक्र जो अपन ने भी किया था आ गया था जी कि ये चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा। सही बात है। जी देखिए जी लाइन आपको दिखाई दे रही है, आपके भी शब्दों में मैं लूं जी कि हमारे बड़े नेता भी अब बूथ पर लड़ेंगे। आप सोचिए वर्षों बाद विधानसभा का चुनाव जब तोमर साहब लड़ेंगे तो बिल्कुल। स्वाभाविक है कि अब बूथ प्रबंधन पे प्रहलाद उनको पटेल एक तो कह ही रहे प्रत्याशी थे डॉक्टर वाजपेयी कि मैं जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। जी जी वो तो पहला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़के सांसद बन गए थे। जी जी वो जी पहला चुनाव तो आपने ही उनका इंटरव्यू किया था, उसमें बहुत सारी बातें मुझे उसके भी माध्यम से पता लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये बड़े नेता बूथ प्रबंधन पे उतर आएंगे, जो लड़की की बात कर रहे, तो ये भी उदाहरण बनेंगे जब वो सेक्टर का प्रबंधन करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ऊपर से अभी तो चुनाव समिति के अध्यक्ष के रूप में सामग्री पहुंची कि नहीं पहुंची, 203 विधानसभा में बूथों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, रिपोर्ट आ जाती है सब। अब तो उनको खुद उतरना है इन्हीं सब प्रबंधन को लेकर। सोचिए अपनी विधानसभा का ही प्रबंधन अब उन्हें सीधा प्रत्याशी के रूप में देखना है। तो ये अपने आप में बड़ी मुझे लगता है ऊर्जा का संचार भी करेगा, जैसा आप बोल रहे हैं कि यही लोग अब सीधे विधानसभाएं ही अपनी लड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल यार, और आप जी। रणनीति की बात कर रहे हैं तो देखिए दिग्विजय सिंह को घेरने की कैसी कोशिश की गई है। दूसरी लिस्ट में अगर हम बात करें, दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंध लगाने की एक रणनीति यहां पर दिखाई दे रही है। राघोगढ़ से बीजेपी ने हिरेंद्र सिंह बंटी को टिकट दिया है। हिरेंद्र सिंह के पिता आपको बता दें कि मूल सिंह भी एक विधायक रह चुके हैं, दिग्विजय के करीबी रहे हिरेंद्र सिंह बंटी बना, और 1.5 साल पहले आपको बता दें कि हिरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। अब उनको टिकट दिया गया। राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह कांग्रेस के विधायक है। तो देखिए सर कि किस तरह की रणनीति यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है। हमने अक्सर देखा है कि दिग्विजय सिंह, जिनको बंटाधार की उपाधि तक दे डाली थी, रणनीतिक रूप से उनको कमजोर करने की कहीं से भी हमने ये देखा नहीं। लगातार प्रयत्न किए जा रहे थे कि उनको कैसे कमजोर किया जाए। शरद जी देखिए, चारों तरफ से घेरने की कोशिश वहां भी और अलग अलग गढ़ों में भी। देखिए यही रणनीति है चुनाव की। आपने राघोगढ़ में उन बंटी बना को उतार दिया जो कम से कम चुनाव के नतीजों को कितना प्रभावित करेंगे ये तो जनादेश ही बताएगा, नतीजे बताएंगे। लेकिन बंटी बना हल्के प्रत्याशी नहीं है, यानी कि आपने दिग्विजय सिंह जी को भी चौंकाया है। अब ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जी चलिए ये कैलाश विजयवर्गीय जी की प्रतिक्रिया हमको मिल रही है इंदौर से, हम सुन लेते हैं। चलिए जी। सारे बड़े नाम हैं, आपका नाम एक नंबर से आया उसके बहुत बारीकी से फोकस किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, चुनाव होता है और हम कोई सा भी चुनाव हो बहुत गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था कि हम जीत रहे हैं। आज से वो नैरेटिव टूट गया और आप देखेंगे आज से ये चर्चा चालू होगी कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा, 3/4 बहुमत से जीत सकती है। ये एक, जैसे अब इंदौर में अभी मुझे सबने कहा 9 की 9 ही सीट जीत रही है। अभी नीमच, मंदसौर, वहाँ से सब दूर से एकदम ऐसे फ़ोन आए और सब दूर पटाखे फूट रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का और जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो वो और ज़्यादा बढ़ गया। और ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं, शाह जी की है जी, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में उतर जाओ, तो हम क्या उतरेंगे। मतलब पार्टी एक चेहरे पे नहीं, मतलब पार्टी एक चेहरे पे नहीं भाई साहब, बहुत सारे जो बड़े चेहरे हैं उन चेहरों पर चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से जो मल्टी स्टार ये हो जान दो 2 मिनट जरा, एक चेहरे पे देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप बीजेपी में कोई एक व्यक्ति नेता नहीं है। अभी हमारे 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। चारों स्थानों पर हमने नेता किसी को नहीं, छत्तीसगढ़ नेता किसी को भी हमने नहीं बताया। और चारों जगह हमारे सभी वहाँ के प्रदेश के नेता और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस हिसाब से तो कलेक्टिव लीडरशिप हमारी हर जगह दिखाई दे रही है। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। सर मुख्यमंत्री भी नया देखने को मिलेगा बीजेपी की जीत के बाद। ये जवाब तो हमारे सब वरिष्ठ लीडर बताएंगे। भाई साहब, 1 नंबर जो सीट है, बड़े पारिवारिक रिश्ते, परिवार से आपके बहुत जाने
वो भी एक थोड़ा सा मामला रहेगा। नहीं, ऐसा है कि पारिवारिक रिश्ते हैं और भविष्य में भी रहेंगे। रिश्तों में कभी मैं कंजूसी नहीं करता, दिलेरी से रिश्ते निभाता हूँ। तो इसलिए शुक्ला परिवार से मेरे रिश्ते हैं और बहुत करीबी रिश्ते हैं। मैं उस रिश्ते का सम्मान भी करूंगा और उसकी मर्यादा का ध्यान भी रखूंगा। कैलाश जी, मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका माना जा रहा है। क्योंकि बीजेपी हैरान कर देने वाली पार्टी है और एक बार फिर आपको मैदान में उतारकर बड़े नेताओं को हैरान कर दिया है, तो धमाका मानते हैं इसको पॉलिटिक्स? निश्चित रूप से जो अभी आप देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे देश का, वो यही चल रहा है अभी। प्रदेश नहीं, देश का भाई, देश का ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है, वो 5वें नंबर पे मैं चल रहा हूँ अभी। ऐसा मेरे को बताया किसी ने फोन करके। दूसरी विधानसभा सीटों पे कैसे समय दे पाएंगे आप? दूसरी विधानसभा सीटों पे कैसे समय दे पाएंगे इसके साथ? जैसे पहले देता था, मैं महू मुझसे भी लड़ता था तो हेलीकॉप्टर से ही जाता था, शाम को आकर वहाँ काम करता था। वैसे मालवा निवाड़ में कितनी सीटें बीजेपी इस बार, अब आपके आने से बहुत सारा देखिए, नीमच से लेके गुना तक और इधर भोपाल तक, इन सारी सीटों पर मैं काम करूंगा और परिणाम आश्चर्यजनक आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। परसों आप कह रहे थे कि आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, आज एकदम से सरप्राइज आपको मिला। आप उस समय क्या कर रहे थे और जब आपको सूचना मिली कैसा लगा? मैं जा रहा था मंदिर और मुझे पता ही नहीं, अभी सेकंड नंबर पर ट्रेन कर रहा हूँ मैं जा रहा था मंदिर पीछे बजरंग नगर को, तो वहाँ आरती में जाना था, वहाँ से जाना था मुझे गोलू शुक्ला की। तो वहीं पर मंदिर में उसने मुझे दिखाया, बोले अभी लिस्ट जा रही है। तो मैंने कहा यार अभी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ, भूपेंद्र जी हम साथ में ही थे, तो मेरे को बताया भी नहीं। तो मेरे को आश्चर्य हुआ। फिर मलय श्रीवास्तव को फोन आया, बोले भाजपा का टिकट हो गया। कहाँ से? बोले 1 नंबर से। तो फिर मैं मंदिर में मैंने आरती करी। आरती करने के बाद फिर मेरी माता जी नहीं है, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर को माँ की तरह ही मानता हूँ। सीधे उनके पास गया, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर आप लोगों के पास आया। संजय शुक्ला फिलहाल तो लिस्ट जारी हुई है, लेकिन चुनाव कोई भी आप कहते हैं। तो चलिए देखिए, मैं ये सवाल पूछता ज़रूर कि जिस तरह सुभाष घई, राज कपूर, जिनको शोमैन कहा जाता है मुंबई सिनेमा जगत का, तो ये भूमिका इस बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में निभाई है, जहां उसने बीजेपी के चुनाव रूपी इस फिल्म में, अगर हम इसकी फिल्म से तुलना करें ललित जी, तो इस चुनाव रूपी फिल्म में बीजेपी ने मल्टी स्टारर लीडर्स को उतारकर, सितारा छवि वाले नेताओं को उतारकर वो एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश की। जैसे माना जाता था, ट्रेंड के जो एनालिस्ट हैं वो बताते थे कि अगर आप मल्टी स्टारर फिल्म लाएं तो हिट होने की संभावना बहुत अधिक रहती है और जोखिम काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये नतीजे बताएंगे कि ये जोखिम कितने कम हुए। लेकिन कैलाश जी काफ़ी प्रसन्न चित्त है और कैलाश जी इस चुनौती को लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अच्छा लगा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय, संवेदनशील निर्णय के बीच उन्होंने कहा कि शुक्ला परिवार से, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं संजय शुक्ला, उस परिवार से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, परिवार के रिश्ते हैं। ये देखिए, ये इंदौर की बिल्कुल उनके पिताजी जी, उनके पिताजी तो विष्णु प्रसाद शुक्ला जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता थे। उस वक्त तो बीजेपी की बड़ी तूती बोलती थी उस सीट पर, और अब संजय शुक्ला। और क्या हितेश जी, यही भी जानना चाहूंगा, क्या ऐसा लगने लग गया था कि वो कांग्रेस की एक सीट बनती जा रही है, गढ़ बनते जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को लाना बहुत जरूरी था जो संजय शुक्ला को वहां हरा सके? मुझे लगता है आप सबसे बोल सकते हो, मुझे वो अधिकार नहीं है। और मेरी कोशिश तो ये है कि हमने अपने सबसे बेहतर व्यक्ति को वहां रखा है, जो अगेन दोनों तरीकों से, इमोशनल और रैशनल, दोनों तरीकों से आगे बढ़ने में सक्षम है और एक बहुत अच्छा प्रत्याशी आपको, जिसका हाई प्रोस्पेक्ट सरकार में भी है और से भी है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इंदौर क्रमांक 1 को मिलने जा रहा है और उनके इंदौर क्रमांक 1 से लड़ने पर मैं नहीं समझता कि अब नतीजे पर कोई आँच आ नहीं है। एक हितेश जी, एक सवाल थोड़ा सा टेढ़ा भी पूछ लेता हूँ, सारे सवाल अच्छे हैं निश्चित तौर पर। क्या आपको कभी डर लगता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां बोल सकती है, क्योंकि आकाश विजयवर्गीय का भी टिकट है, वो विधायक है, और ऐसे में उनका क्या टिकट कटेगा या उनको मिलेगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आपको कहीं डर लगता है? आप कांग्रेस पर लगातार निशाना लगाते रहे हैं कि पारिवारिक संबंधों के आधार पर टिकट नहीं देना चाहिए, पिता को दिया तो पुत्र को नहीं देना चाहिए, तो ऐसे कभी आरोप आप पर लगेंगे, इस बात का आपको थोड़ा डर है?
बिल्कुल बिल्कुल, बहस इसमें भरने की कोई बात नहीं है, आरोप लगेंगे। और ये जो प्रश्न है या ये आरोप हैं, ये हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसके समक्ष उनकी टेबल पर रहते भी हैं। और समय समय पर शरद जी और सभी लोगों ने उनसे बातचीत भी इस विषय पर की है। और इस विषय पर हम विजिबिलिटी के आधार पर, योग्यता के आधार पर निर्णय भी लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ललित जी के इस प्रश्न को मेरी पार्टी अनुत्तरित छोड़ेगी। चलिए, ये अच्छी बात आपने बताई कि आप उस पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल आरोप ही नहीं लगाते, अगर आपकी पार्टी पर भी आरोप लगे तो उसका पहले से विचार करके रखते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही हितेश जी। निश्चित तौर पर आज के राजनेता इस तरह की बातें करते हुए नहीं दिखाई देते। लेकिन बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट में हम खासतौर पर बताएं, 31 नए उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। 2018 में जो हारे हुए 28 प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया है कि 31 जो है वो नए उम्मीदवार है। 3 विधायकों के टिकट काटकर नए उम्मीदवार उतारे। शरद जी, नए उम्मीदवारों से आशय ये है कि राजनीति में नए नहीं है वो, उस सीट से लड़ने के लिए वो जरूर मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक इतिहास बड़ा मजबूत रहा है अधिकांश लोगों का। और जो कुछ है, जी डॉक्टर वाजपेयी आप कह रहे थे कुछ। सभी लोगों का, जैसे संगीताचार्य जी हैं, सभी लोग, मैं तो सभी को व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को जानता हूँ, हारे हूँ जीते हूँ। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं हुई है। इस सूची को देखकर ये चाहा जा सकता है निश्चितता से अनुभवी लोगों ने, जिनने पहले चुनाव लड़ा है, वो या तो जीते हैं या कम मार्जिन से हारे हैं, उन पर पार्टी ने विश्वास करके पुनः उन्हें एक अवसर दिया है कि जाइए और सिर्फ कर दीजिए, इस बार नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। ये रणनीति तो इस सूची में दिखती है, लेकिन ललित, ये कंक्लूड करते हुए हम ये जरूर कहेंगे कि जोखिम बराबर है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में कोई भी छुपा रुस्तम साबित हो जाता है। और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव अक्सर कई बार उलटफेर का भी सबब बनते हैं। तो इन नेताओं को आज उस जिम्मेदारी का भी दायित्व बहुत गंभीरता से, उसको भी उन्होंने अनुभव किया होगा, क्योंकि एकदम से स्थितियां बदली हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ चुनाव लड़ने का आनंद एक अलग आनंद है, क्योंकि उनके साथ एक लहर का भाव हमने बीते 2 चुनाव में देखा है। और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का जो एक व्यक्तित्व का भाव है और जो लहर बन जाता है लोकसभा चुनाव में, उसका सांसदी के लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों को बीजेपी के बराबर फायदा मिलता है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, और एक ऐसा विधानसभा चुनाव है कि जिसमें 5 साल पहले की आपकी स्मृतियां मधुर नहीं है। हालांकि आप फोटो फिनिश में पीछे छूटे थे और 14 महीने विपक्ष में बैठे, लेकिन आप सफल नहीं हुए थे। तो इस स्मृति के साथ, और कमलनाथ जी, जैसा खुद डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा, एक बहुत ही वाइज, कैपेबल और बहुत फाइटर लीडर हैं, और वो इस समय अपनी टीम के साथ अपने खंदक में बैठकर आगे की रणनीति पर जरूर विचार कर रहे होंगे। तो लड़ाई अब और पैनी होगी, और धारदार होगी, और मजबूत होगी, और लोकतंत्र के लिए इससे शुभता की कोई बात नहीं। और जैसे कि आपने कहा, जब तक जोखिम नहीं उठाएंगे, खतरे नहीं उठाएंगे, तब तक उतनी सफलता मिलती नहीं, और सफलता का मजा भी नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आपका भी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास हमारी ये पेशकश, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, दूसरी सूची जारी हो चुकी है। अभी तक कांग्रेस की सूची नहीं आई है, लेकिन बीजेपी की तीसरी सूची का जरूर अब आगे इंतजार होगा इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही। देश में जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कई राज्यों से उठ रही है। आखिर जातिगत जनगणना